गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि उन्मेष के अंदर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आएगा और ग्रामर में भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा। तो उन्मेष के अपने दोनों जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसका रिविज़न कंप्लीट हो चुका है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का भी फर्स्ट जो लेसन है वो हमारे रिवीजन में कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका लास्ट लेसन कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसका रिवीजन आज कर लेते हैं। उसके बाद में आपके जो रिवीजन है हिंदी का वह क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पे डिपेंड करता है आप उसको कितना याद करते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें हम। देखिए हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वर्ण होते क्या हैं बेटा? वर्ण होते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा बेटा। जैसे कि मैंने लिखा आपके क लिखा, है लिखा या ए लिखा, अब आप इसके और टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। किसके नहीं, इसके ना तो मात्रा लगी हुई है ना और कुछ लगी हुई है। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ण। जैसे आपके पहले इसमें कुछ वर्ण छूटे हुए हैं। जैसे आपके पहला जो लिखा हुआ है इसमें पेज नंबर आपके 13 पे से करके छोड़ा हुआ है। अब से कोई अर्थ निकल रहा है? नो ना। अब इसके आगे हम वह लगा देते हैं तो हमारा शब्द क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है और क्या बन जाता है? सेव। उसी तरह से ए लिखा हुआ है और डैश किया हुआ है। उसी तरह से के लिखा हुआ है और डैश किया हुआ है। दिखाई दे रहा है ना आपको? तो उसमें और साथ में आगे वाक्य भी लिखा हुआ है कि खरीदे। तो पहले में सेब खरीदे, दूसरे में अनार और तीसरे में आ जाएंगे अपने केले। तो अनार लिखेंगे, शब्द पूरा हो जाएगा। ले लिखेंगे, हमारा शब्द कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, इस तरह से तो आपको ये बात समझ में आ गई कि वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जो वर्ण होते हैं वो कैसे बनते हैं हमारे, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। बेटा वर्णों के लिए वर्ण क्या, शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनते हैं। जैसे आपके इसमें दे रखा है, आपके जैसे एक शब्द दे रखा है इसमें छतरी। छतरी बेटा एक शब्द दे रखा है और उसके क्या कर रखे हैं? टुकड़े कर रखे हैं। अर्थात उसको ये छतरी लिखा हुआ है और आपको इसके क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, यानी कि वर्णों में विभाजित करना है। तो आप कैसे करेंगे? छ, ठीक है, इसके हलत लगेगा प्लस ए, क्योंकि छ काई की ध्वनि आ रही है, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, तो हम क्या मिलाएंगे? इसमें ए मिलाएंगे प्लस त, ठीक है, हलत लगा हुआ आएगा। तय लिखा हुआ है ना, तो तय पे नीचे हलत लगेगा प्लस तय के अंदर कौन सी ध्वनि आ रही है? त। काई की आ रही है? ए की आ रही है, तो आप इसमें ए कर देंगे प्लस उसके बाद में कौन सा शब्द है? अपने री शब्द है ना, तो रे हलत लगाएंगे। कौन सी ध्वनि आ रही है? ई की। छतरी ई की आ रही है ना, कौन सी आ रही है? बड़ी ई की। तो इस तरह से आपको इसके क्या करने हैं? इसके टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करके और फिर उनको अगर जोड़ेंगे तो जोड़कर जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? अपना छतरी। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से पहले जो मैम थी आपकी जिन्होंने आपको पढ़ाया था, पूनम मैम, उन्होंने बहुत विस्तारित रूप में वर्णों को विभाजित करना और फिर उनको जोड़ना वह बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। तो आई होप ये चीज़ तो आपको बहुत भली प्रकार से आती होगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्ण के प्रकार जो होते हैं, यानी कि वर्ण जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर जो होते हैं वह कितने होते हैं? हमारे 11
11 होते हैं ना, ए आ ई ऐ ओ, है ना। ये ऐसे करके जो स्वर है कितने हैं हमारे 11। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन टोटल कितने होते हैं 33। कितने होते हैं बेटा 33। ओके, कौन कौन से होते हैं अपने क ख ग ग ण च छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण, यानी कि क वर्ण ख वर्ण च वर्ण ट वर्ण त वर्ण, ये सारे जो वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको आती है कि स्वर और व्यंजन किसे कहा जाता है। अब अपन चलते हैं इसमें बेटा, इसमें दो आपके चिन्ह आते हैं, महत्वपूर्ण आते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। डालती हूँ कई बार नोट में आपकी कॉपियों के अंदर, अनुस्वार की गलती ना करें, अनुनासिक की गलती ना करें। तो आप कई बार सोचते होंगे मैम ने नोट डाला है, क्यों डाला है। तो बेटा इन दोनों जो चिन्ह हैं उन चिन्हों के बारे में अपन जानकारी लेंगे कि चिन्ह है काई के। बेटा अनुस्वार जो चिन्ह है वह क्या होता है, इसका उच्चारण कैसे होता है, नाक से होता है। यानी कि इसकी जो ध्वनि निकलती है वो कैसे निकलती है, हमारे नासिका से, यानी कि नाक से इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे कि हंस, कंगा, है ना। अब इसकी ध्वनि जो है वह कहाँ से निकल रही है, हमारे नाक से निकल रही है। और ये जो चिन्ह होता है वह कौन सा चिन्ह होता है बेटा, ये वाला चिन्ह हमारा होता है सिर्फ एक छोटा सा डॉट, डॉट यानी कि बिंदी, ये इस तरह का ये जो चिन्ह होता है वह क्या कौन सा होता है, हमारे अनुस्वार का। और उसी प्रकार से अनुनासिक, ये कौन सा हो गया अपने अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह है ये। ओके, दूसरा होता है अपने चंद्र बिंदु, जिसको आप चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इसका पूर्ण रूप से हिंदी में जो नाम है वह क्या है, अनुनासिक। क्या नाम है इसका बेटा, अनुनासिक। अब ये जो, वैसे तो अनुनासिक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी आप जब मैं चंद्र बिंदु बोलती हूँ ना कि बेटा आपने चंद्र बिंदु नहीं लगाई, तो आप समझ जाते हैं। तो जो चंद्र बिंदु है उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्लियर बेटा। अब एक चिन्ह होता है वो आपने देखा होगा विसर्ग, ये दो डॉट बने हुए रहते हैं, होते हैं ना। जैसे कैसे बनते हैं, ये कौन से में लगते हैं, जैसे अपन ने लिखा अतः, स्वतः, पुनः, है ना। पुनः अपन लिखते हैं इस तरह से पूर्ण, तो इसके आगे डॉट डॉट लगाते हैं। ये कौन सा चिन्ह है, विसर्ग का। कौन सा है बेटा ये वाला चिन्ह, हमारे विसर्ग का। तो ये जो हिंदी के अंदर ये जो तीनों चिन्ह हैं वह तीनों चिन्ह क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिन चिन्हों को अच्छी तरह से आपको क्या करना है, समझना है कि अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है, अनुनासिक का चिन्ह कौन सा होता है, विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गए तीनों चिन्ह आपको। अब चलते हैं अपन स्वरों की, इसमें मात्रा दे रखी है आपको, स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी क्या होती है, मात्रा होती है। यानी कि प्रत्येक जो स्वर होता है वो प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी क्या होती है, मात्राएं होती है ना। अपन ने पढ़ा था ना, ए की कौन सी होती है, ये वाली, ई की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, सबकी मात्राएं होती है ना इस तरह से। तो आप इस तरह से मात्राएं आपको याद होगी। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और इन मात्राओं के बारे में तो अच्छी तरह जानकारी है ना आपको, मैंने ये सारणी आपकी बनी हुई है ना। ए की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। छोटी, ये पूरी बनी हुई है आपकी, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, है ना। इन मात्राओं के बारे में तो अच्छी तरह जानकारी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मात्राओं से संबंधित, तो मेरे फर्स्ट क्लास के जो वीडियो है ना उसके अंदर मात्राओं से संबंधित ही है वो सारे। तो अगर विस्तारित रूप से अगर आपको समझना हो मात्राओं के बारे में तो आप फर्स्ट क्लास के वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्वर जब शब्दों के प्रारंभ में आते हैं तब इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में न करके इसके मूल रूप में किया जाता है। अर्थात मूल रूप के अंदर, यानी कि उसका पूर्ण रूप से उसका मूल रूप लिखा जाता है। उसके बाद में ये तो हो गए हमारे स्वरों से संबंधित, ठीक है। अब चलते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की, यानी कि बिना स्वरों की सहायता के जो व्यंजन होते हैं उनका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो जो व्यंजन होते हैं वह पूर्ण रूप से क्या नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। और सभी व्यंजनों में
ए का स्वर जुड़ा हुआ रहता है। किसका स्वर रहता है? ए का। ए जो स्वर है, प्रत्येक व्यंजन के अंदर ए का स्वर जुड़ा हुआ रहता है। आपको बताया ना, जैसे मैंने अभी कै, इसमें हलत लगाएंगे, है ना, इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं आपके। क्या बन जाएगा? कै, क्योंकि ये हलत लगा हुआ है और फिर ए इसके अंदर जोड़ेंगे तो कै बन जाएगा। यानी प्रत्येक स्वर के प्रत्येक व्यंजन के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ रहता है? ए का स्वर जुड़ा रहता है। उसके बाद में है अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में और थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? यानी कि दो व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो शब्द बनता है वही क्या कहलाता है? हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे त्रय प्लस रे प्लस क्या बन गया? त्रय। तय के अंदर हम रे की मात्रा जोड़ते हैं, रे शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? त्रय से त्रिशूल वाला बन जाता है। तो इस तरह से अब इससे संबंधित में जैसे कोई यानी कि दो वर्ण आपस में मिल गए ना, ये त्रय और रे मिला तो उससे नया वर्ण बन गया। यानी कि ये क्या हो गया? हमारे संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और उससे संबंधित आप शब्द तो बना ही सकते हैं। जैसे त्रय से संबंधित मैंने कुछ बनवाया तो आप लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, मित्र लिख सकते हैं और बहुत सारे आपके शब्द लिख सकते हैं त्रय से संबंधित। तो इस तरह से दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं हम। आगे देखिए वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा में वर्णों के निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। निश्चित समूह कै कै गै गण का च छ जय जण, ये पूरा जो समूह है वह उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात भाषा में वर्णों के निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। इसके बारे में अपन ने जो पहले अपन ने बहुत डिटेल में इसकी जानकारी अपन ले चुके हैं। आज सिर्फ सारांश करा रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ कुछ भी, है ना। डिटेल में मैंने पहले आपको ये सारा सब कुछ करवा चुकी हूँ, खाली ये समझा रही हूँ आपको आज। उसके बाद में रे के लिए जो शब्द रे जो वर्ण है, इस रे को वर्ण को लगाकर बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया जाता है। यानी कि बहुत सारे जो शब्दों के अंदर रे जो है उस वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा खर्च, तो खर्च के लिए कौन सी मात्रा लगेगी? यहाँ पे रे की मात्रा कौन सी लगेगी? ऊपर की तरफ। रे की मात्रा कई तरह से लगाई जाती है, ठीक है बेटा। रे की मात्रा और एक ये वाली मात्रा भी होती है रे की। जैसे अपन ने लिखा ट्रेन, तो इसके अंदर ये वाली मात्रा लगेगी। एक मात्रा होती है ये वाली, है ना। जैसे प्रथा, ये भी रे की मात्रा ही है ना। ये तीन प्रकार की मात्राएं होती है रे की, है ना। तो ये मात्राएं आपको देखना है कौन से शब्द में कहाँ पे लगती है। क्लियर बेटा? तो लेसन इज कंप्लीट हमारे। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर भी दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बॉक्स में दिए गए शब्दों को उचित स्वर के सामने लिखिए। अब इसके अंदर जो स्वर है उस स्वरों के सामने इनको आपको कंप्लीट करना है। पहला है आ, तो क्या आ जाएगा? आरी और आदर। दूसरा आ जाएगा एकता और एक। तीसरा है री में क्या आएगा? रिधम और ऋतु। फिर है ऊ का क्या आ जाएगा? 49 और उल्लू। उसी तरह से इसमें बेटा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या लगानी है? चिन्ह लगाने अनुस्वार और अनुनासिक के। तो अनुस्वार मंदिर के अंदर कौन सा लगेगा? अनुस्वार का, यानी कि अनुस्वार का कौन सा? ये वाला, ठीक है। और अनुनासिक का मतलब ये वाला, ठीक है। मंदिर के अंदर कौन सा लगेगा? अनुस्वार का, डॉट लगा देंगे। बंदर के अंदर भी अनुस्वार का लगेगा। चांद के अंदर अनुनासिक का लगेगा और दांत में भी अनुनासिक का लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ वर्ण छूटे हुए हैं, उन वर्णों को आपको कंप्लीट करना है। क्या है? पहला वर्ण कौन सा छूटा हुआ है? आपके
मात्रा छूटी हुई ना, तो इसमें ये क्या आ जाएगा, काय का चित्र है, समोसे का, तो आप क्या लिखेंगे, समोसा, यानी कि इसमें एक ही मात्रा लगेगी। दूसरा थैला, तीसरा आपके झूला, चौथा सुबह, और फिर बाद में आपके जुराब का चित्र बना रखा है, तो आप जुराब लिखेंगे, लिख लेंगे ना, ये तो मात्रा तो लगा लेंगे ना इस तरह से, जुराब है ना, थैला, झूला है ना, इस तरह से आप सारे बना ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लालटेन। अब ये वाला जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको अपनी मर्जी से करना है। इसके अंदर लिखा है निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। आप खुद शब्द बनाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपको कई बार समझा चुके हैं हम। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बॉक्स में से रे का सही रूप खोजकर आपको पूरे शब्द बनाने, ये भी कर लेंगे, फिर भी बता देती हूँ। वर्ष, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षा, तो आपको कौन सा आएगा इसके अंदर, ये वाला चित्र आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा, ये वाले रे की मात्रा आएगी। उसी प्रकार से आपके भ्रमण में भय के नीचे आएगी मात्रा। उसी प्रकार से ट्रक के अंदर ये वाली मात्रा आएगी। और फिर क्या लिखा हुआ है, रजाई, रे छूटा हुआ है ना, तो इस तरह से इनके अंदर जो जो मात्राएं आएंगी वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट, कोर्स इज कंप्लीट। वैसे कोर्स आपके अभी और चलेगा, लेकिन अभी जो आपके टेस्ट होने वाला है, प्रथम परख जो होने वाला है, उसका सिलेबस जो है वह आपके कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो रिवीजन है वह भी हमारे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से दोनों लेसन के रिवीजन समझ लिए होंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।